नमस्ते। हमारे सीरीज चैलेंजेस ऑफ 2025 विथ इंडियन कंटेक्स्ट में दिनेश ठाकुर साहब आपका स्वागत है। दिनेश साहब, आपको हम लोगों ने इसलिए आग्रह किया कि दवा के बारे में आजकल एक नया हिंदुस्तान में चला एचएमपी वायरस। तो ये सब की बात तो होती रहती है, लोग बात करते रहते हैं कौन सी दवा, क्या ठंडक ज्यादा है, बाहर मत निकलिए, क्या करिए। लेकिन एक लार्जर इशू यह है कि ये देश में हमें अच्छी दवा मिले, और वो भी सरकार की तरफ से कभी कभी कोशिश होती है कि भाई जेनरिक मेडिसिन हो, उस तरह के स्टोर्स भी खुलते हैं। जी, मेडिसिन में कभी कभी समझ में नहीं आता है कि 90-90% का डिस्काउंट भी होता है और उसके बाद भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता होगा, तो ये प्राइसिंग का एक इशू है। लेकिन जी, उसके साथ क्वालिटी इज ऑल्सो इशू। और हमने ये देखा कि बहुत से अभी हाल के दिनों में जो आपसे उस पर बात भी हुई थी, हमारी ड्रग्स जो भारत के कंजम्पशन के लिए वो एक कंपनी बना रही है, वो फेल हो रही है। बाहर वो जा रही हैं, वहां पे भी फेल हो रही हैं। और हिंदुस्तान का एक बड़ा पोर्शन मेरे ख्याल में फार्मा का है, जो एक्सपोर्ट करके देश के लिए डॉलर अर्न करता है या फॉरेन एक्सचेंज। तो ये सारे चीजों में एक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की आपने अभी आपका हाल का एक लेख है, मैं उसको भी लगा दूंगा अपने इसमें लिंक में। जो जी, उसको पढ़ना चाहे उसकी डिटेल्स में उसको चले जाएंगे। मैं इस पे पहले आपका कि ये आइडियली हमारा दवा कौन को, हमें अच्छी दवा कैसे मिले, नंबर एक। और हमारा जो एक एक अपर हैंड है, हम तो पूरी दुनिया को कह रहे थे कि हमने वायरस के वैक्सीन सप्लाई किए थे, वो हमारी पोजीशन कैसे ठीक रहेगी, क्योंकि हाल के दौर में वी हैव गॉट अ बीटिंग, हमारी दवा की क्वालिटी को लेकर लोगों के मन में संशय है। दिनेश जी। जी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आनंद जी। क्या है ना कि हमारे यहाँ ना देखिए, लार्जर परिप्रेक्ष्य में देखें इसको, तो हमारे यहाँ 2 ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जिससे फॉरेन एक्सचेंज रन होता है हमारे पास। एक तो आईटी सर्विसेज़ है और दूसरी फार्मा है। ये 2 ही ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ से हम लोग फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा नाम बहुत है हमारा, क्योंकि सिप्ला ने जो किया था एड्स एपिडेमिक में कि भई हम लोग सस्ती और अच्छी क्वालिटी की दवाई बनाते हैं, जिसके कारण सारी दुनिया को उस चीज़ का फ़ायदा होता है। अब हो क्या रहा है पिछले 3-4 सालों में मैंने जो देखा, हमारी जो दवाइयाँ बना के हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कफ सिरप वाली बात हुई थी गाम्बिया में, जहाँ पे 70 बच्चों की मौत हुई थी। आँखों की जो ड्रॉप्स दवाइयाँ हुई थी, जो अमेरिका में एक्सपोर्ट की थी उन्होंने, यहाँ पे भी मतलब लोगों की मौत हुई थी इसके कारण। भारत में भी देखें तो जम्मू में कफ सिरप की प्रॉब्लम हुई थी। हाल ही में कर्नाटक में जो लेबर में जो महिलाएं होती है, जो मतलब चाइल्ड बर्थ के बाद उनके उनको जो दवाई दी जाती है रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन करके, उसके कारण 5 महिलाओं की मौत हुई है। तो ये सब चीजें हो रही है, और हो क्या गया है कि एटलीस्ट अभी रिकग्नाइज कर रहे हैं हम लोग इस चीज को। मीडिया में अवेयरनेस आई है। पहले इस चीज़ों के बारे में हम लोग सुनने में बात नहीं आती थी। इससे क्या हुआ है कि थोड़ी बहुत प्रेशर बढ़ा है गवर्नमेंट के ऊपर कि भई इसको, इस चीज़ों को सुधारें। अब देखिए, देश के अंदर तो मतलब कुछ भी ऑर्डिनेंस पास करके लोग कुछ भी कर देते हैं। जब इंटरनेशनल चीज़ें होती है तब तो दिक्कत होती है ना, ऐसे-ऐसे क्या-क्या देश की फजीहत होती है, हम लोग जो बाहर हमारी दवाइयाँ जाती हैं। तो ये हमारा जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का जो मॉनिकर है, जो हम लोग कहते हैं भारत को, और हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होती है, ये बहुत मायने रखती है, क्योंकि जॉब्स आजकल आपको पता ही है क्या हाल है। बिहार में हम देख रहे हैं बच्चे लोग क्या कर रहे हैं पढ़ाई के लिए। और जहाँ जहाँ तक नौकरियों की बात है, जो एक ऐसा सेक्टर था जहाँ पे बच्चों को बायोकेमिस्ट्री, फार्मेसी पढ़ के जहाँ जॉब्स मिल जाती थी, आजकल वहाँ भी मतलब दिक्कत हो रही है, क्योंकि अगर आप लोग खरीदेंगे नहीं दवाई फॉरेन में, बाहर देशों में, तो फॉरेन एक्सचेंज बंद हो जाएगा। तो एम्प्लॉय कैसे करेंगे ना इन चीज लोगों को। तो ये सोच के गवर्नमेंट ने क्या किया था कि 2018 में इन्होंने एक नया रूल पास किया था ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर। जो गवर्नमेंट की रूल मेकिंग प्रोसीजर पावर्स होते हैं, उसमें कहा था कि भाई आप जितनी भी इंडस्ट्री है, क्योंकि हमने देखा जो 2011 में जो हुआ था, उसमें उसके कारण कंटामिनेशन हुआ था, जहाँ पे उन्होंने वो जो ऐसा रॉ मटेरियल यूज किया था जहाँ यूज नहीं करना चाहिए था, जिस कारण बच्चों की मौत हुई थी। तो उन्होंने ये कहा कि भाई देखो, हम हमारे रेगुलेशंस है, रूल्स हैं, उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर लेकर आए, जहाँ पे हमारी इंडस्ट्री भी और जो बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये भी उस लेवल पे फंक्शन करें जहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड्स होते हैं। अब होता क्या है कि जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री होती है, ये लोग जैसे ऐसे रेगुलेशन आते हैं, पुश बैक करते हैं, कहते हैं कि भैया हम हमको दिक्कत होगी इस चीज़ के बारे में।
जो ये रूल्स आए थे, इन्होंने इसमें एग्जेम्पशन दे रखी थी कि आपका अगर 250 करोड़ के कम से टर्नओवर है आपका साल का, तब आपको कंप्लाई नहीं करना पड़ेगा, पहले से लिखा हुआ है लॉ के अंदर। तो जो छोटी कंपनीज होती है, जो जन औषधि स्टोर्स हैं, जो आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट को सप्लाई करती हैं, छोटी छोटी स्टोर्स होती हैं, जो बड़े शहर लखनऊ के बाहर जाएंगे, आप थोड़ा सा बाहर जाके देखेंगे, ये छोटी छोटी केमिस्ट की शॉप्स में या मेडिकल स्टोर्स में जहाँ दवाइयाँ मिलती हैं, जो ऐसी छोटी कंपनियां बनाती हैं, इन पे ये वैसे भी लागू नहीं होता। पर वैसे भी इंडस्ट्री ने क्या किया है कि पुश बैक करके इसको ये लोग इनका करने का तरीका यही है, पहले भी किया था उन्होंने। मैं से एक आपको उदाहरण और देता हूँ कि हाई कोर्ट के पास चले जाते हैं लोग और स्टे ऑर्डर ले लेते हैं कि गवर्नमेंट का रूल बनाने का जो 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 अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ने कहा था कि 2018 का जो था, ये उन्होंने कहा कि 2022 का और 2025 में लागू होगा। अब इन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट के पास जाके टेम्पररी स्टे ले लिया है। स्टे का मतलब ये होता है कि भाई अब गवर्नमेंट इसको लिटिगेट करती रहे, ये एक कोर्ट स्टे दे दे तो ये लोग क्या करते हैं कि उसी स्टे को दिखाकर दूसरे कोर्ट पे जाते हैं, वहां से भी स्टे ले लेते हैं, तो 4-5 हाई कोर्ट स्टे दे देते हैं, तो ये खत्म हो जाती है इस बात को। यही चीज हमने वहां पे भी देखी थी, जहां पतंजलि जैसे कंपनीज ये जो एडवर्टाइज करती हैं कि भाई हमारे ये दवा से आप इस ऐसे अच्छे हो जाएंगे, ये चूर्ण खाने से आपका इतना अच्छा कैंसर कम हो जाएगा। इन इन चीजों के ऊपर भी लगाम है, हमारे पास लॉ है जो कहता है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। उसको भी, उसमें भी एक रूल बनाने की रूल 170 को गवर्नमेंट ने बनाया था कि ऐसे आप, कोई एविडेंस नहीं है आपके पास, कोई प्रमाण नहीं है, तो ऐसे क्लेम नहीं कर सकते हो आप। तो उसको भी ऐसे इन्होंने खत्म करवाया था। तो इस लेख में मैंने यही लिखा है कि कोर्ट्स जो इतनी टेम्पररी स्टे दे देती है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जहां आपको प्राइमा फेसी कोई गलत नहीं है लॉ के अंदर, कोर्ट्स को हमेशा गवर्नमेंट को डिफर करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की रूल मेकिंग पावर है। पर हमारे पास कोर्ट्स ऐसे करती नहीं है, हाई कोर्ट जजेस इनको स्टे दे देते हैं, उसके बाद कभी का लागू ही नहीं होता। इससे होता क्या है कि जो थोड़ी बहुत हमारे पास डिजायर है कि हमारी क्वालिटी इंप्रूव हो, वो हो नहीं पाती है। जी जी और अब जब आप इस श्रृंखला में जो बात कर रहे हैं चैलेंजेस फॉर 2025, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चैलेंज है कि हर नागरिक के पास, स्पेशली जो गांव और टाउन में रहते हैं, उसमें अच्छी क्वालिटी की दवाई कैसे हम लोग कैसे इन लोगों को मुहैया करवाएं, क्योंकि शहर में तो फिर भी ऑप्शंस होते हैं आपके पास, मिल जाता है आपको, ऑप्शंस होते हैं, बड़ी कंपनी की दवाई मिल जाती है जहाँ पे लोग थोड़ा बहुत ख्याल रखते हैं क्वालिटी का। पर जहाँ तक छोटे छोटे गाँवों की बात है और जन औषधि स्टोर्स की बात है, क्योंकि बहुत गवर्नमेंट की स्कीम है और इनकी जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है ये बहुत मतलब रिडल विद होल्स, क्वालिटी इसमें बहुत दिक्कत है। तो ये चीज हमको ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि होता क्या है कि लेने के देने पड़ जाते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने के लिए, दवाई जो आपको दी जाती है उससे हानि ज्यादा होती है ताकि आपको फायदा जी हो उस चीज जी से। जी जी जी। मैं दिनेश जी एक चीज जरा बहुत एक जनरल आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जी ये जो जेनेरिक मेडिसिन वर्सेस जो ब्रांडेड मेडिसिन है, जी क्योंकि हिंदुस्तान में एक दिक्कत और भी है, कुछ जी ऐसे ऐसी जगहें हैं जहां पे आप कंपनी का नाम दे दीजिए, दवा का नाम दे दीजिए, वो उसी कंपनी के पैकेट टैकेट बना के आपको दे देंगी और बिल्कुल एक आम आदमी को समझ में नहीं आएगा कि कौन असली समझ नहीं कौन आया। है। जी नहीं दी क्वालिटी में क्या फर्क होता है, जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में क्या बहुत अंतर है? मैं जरा नहीं, इसको समझना चाहूँ। लॉ के हिसाब से आनंद जी इसमें कोई फर्क होना नहीं चाहिए, क्योंकि जेनेरिक मेडिसिन उसी मेडिसिन का नाम है जो पैटेंट के बाहर हो गई हो। जब नई दवा इजाज होती है और उसका एक पैटेंट लाइफ होता है, जब वो पैटेंट खत्म हो जाता है तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई और सारे मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि जब पैटेंट के अंदर होती है तो सिर्फ एक कंपनी बना सकती है उस दवाई को, और वो जो पैसा जो प्राइस कमांड करती है वो कमांड करती है उस चीज के ऊपर। हमारे पास क्या है आनंद जी, हमारे पास ना कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया करके एक संस्था है, और इस संस्था का काम ये है कि ये देखे कि भाई कोई ऐसी इंडस्ट्री ऐसा कोई काम न करे जिसको कोलूजन कहते हैं, जो आपस में मिलके ना प्राइस एस्टैब्लिश कर ले, कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। तो दवाई बनाने वाली कंपनी का कार्टेल बन गया हमारे यहाँ, और ये कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इस चीज को तोड़ नहीं पा रही है। करते क्या है लोग कि अब जैसे मान लीजिए अब आपको हाइपरटेंशन है, या मुझे हाइपरटेंशन डायबिटीज है, डायबिटीज की जो दवाई है मेटफॉर्मिन, वो 5 कंपनियां बनाती हैं। तो ये आपस में मिलके लोग क्या करते हैं, प्राइस एस्टैब्लिश कर लेते हैं कि भाई इससे कम में हम नहीं बेचेंगे।
तो इसके कारण जो आपको जो जो डिस्काउंट की बात कर रहे हैं आप, जो रिटेलर आपको डिस्काउंट देता है, वो इसलिए देता है क्योंकि उसके पास इतना मार्जिन होता है कि भाई इस दवाई के अंदर इतना मार्जिन हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं करके। पर इस कार्टेल को तोड़ना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है, और ये हम कर नहीं पा रहे। इस पे कई स्टडीज भी हो चुकी हैं, बताया भी है कि कैसे कोलिजन होती है। हमारी कंपनीज, जो भारतीय कंपनीज है जो अमेरिका में दवाइयां बेचती है, इनके ऊपर यहाँ पे केस चल रहा है कार्टलाइजेशन का, क्योंकि वही चीज वो लोग यहाँ करने के लिए आए थे, वो पकड़े गए और इनके ऊपर केस चल रहा है कि भाई ये गलत काम कर रहे हो। हमारे यहाँ ऐसे कुछ हो नहीं सकता ना, क्योंकि हम लोग, हमारे पास संस्थाएं चलती नहीं है और लॉस का चक्कर है। पर आप जो कह रहे हैं कि जेनरिक दवाई और पैटेंट दवाई में फर्क क्या है, लॉ के हिसाब से ये दोनों बिल्कुल एक जैसी ही होनी चाहिए, इसमें कोई फर्क होना नहीं चाहिए। पर होता क्या है, क्योंकि ऐसी कई छोटी कंपनीज हैं, जैसे ये जो कॉफ सिरप वाली बात हुई थी, मेड इन फार्मा करके हरियाणा वाले कंपनी थी, उसके बारे में काफी रिपोर्टिंग हुई। अगर आप देखेंगे वो उस कंपनी की फैसिलिटी को, लगता भी नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। वो किसी के शेड के अंदर कोई टैबलेट पंचिंग मशीन या सिर्फ बॉटलिंग मशीन लगा के इस तरह की दवाइयां बना रहे थे। पर ऐसे होता क्यों है? क्योंकि हमारी जो संस्था है, जो ड्रग रेगुलेटर है देश का, अगर ये ठीक से काम करे, अगर इन चीजों को लागू करे जो लॉ में लिखा हुआ है, तो ऐसी कंपनियों को बिजनेस में रहने का कोई हक है ही नहीं पहले। जी जी। मैं एक चीज और जनाब से, इसलिए क्योंकि ये बात चल रही है तो मेरे बहुत से दर्शक ये भी जानना चाहेंगे। जी एक थोड़ा आउट ऑफ कोर्स जिसको कहते हैं, एक है जी एक एक हिंदुस्तान में दो तीन चीजें बहुत कॉमन हो गई हैं, एक कैटरेक्ट और एक स्टंट। ये मैं जी इसलिए बोल रहा हूं कि ये बहुत ही कॉमन है, अब सब जगह जी जाइए स्टंट। बिल्कुल। लेकिन उस पे जब आप मैं जैसे आप मैं तो अब इस एज का हो गया हूं, मेरा लड़का अगर मुझे लेके कहीं जाता है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि कौन सा स्टंट या कौन सा जी आपको लेंस, जी जी मतलब इंडियन, देसी, जर्मनी, जी स्वीडन, अमेरिका, जी और किसी का दाम 10,000, किसी का 50,000, किसी का बिल्कुल 1 लाख। बिल्कुल तो मैं, और स्टंट में भी यही है कि कौन सा स्टंट डालें, तो लगता है कि वो कोई बिल्कुल लोकल खराद से बना हुआ स्टंट डाल दे क्यों। जी। मेरा कहना है कि क्या इतना फर्क है इनकी क्वालिटीज में कि वो एक कोई 10,000 और एक कोई 1 लाख। नहीं, देखिए व्हाट दिस क्या है चेंजेस। कि, हाँ जी, ये जो जिन दो चीजों की बात कर रहे हैं आनंद जी, ये मेडिकल डिवाइसेस की कैटेगरी में आती हैं, ड्रग्स की कैटेगरी में नहीं आती है। जी करीब 5 साल पहले तक हमारे पास कोई लॉ ही नहीं था मेडिकल डिवाइसेस के लिए, और अब इन्होंने क्या किया है कि मेडिकल डिवाइसेस को भी ड्रग्स के अंदर कर दिया है। देखिए, अब जब ड्रग बनाते हैं, इसमें केमिस्ट्री लगती है। जब जी। डिवाइस बनाते हैं, उसमें इंजीनियरिंग लगती है। स्टेंट इंजीनियरिंग दो लगती तरह के होते हैं, एक टी स्टेंट होता है, एक वाई स्टेंट होता है। इसकी और उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी और भी होती है। उसमें कहते हैं ड्रग इलूटिंग स्टेंट, उसके अंदर जो आप एक बार लग जाए तो उसके अंदर ड्रग अंदर होती है और धीरे धीरे लूट करती है और आपको इसके प्लेटलेट्स को जमा होने से रोकती है। है, रोकती। जी हाँ, प्रॉब्लम ये है आनंद जी, क्योंकि रेगुलेशन साफ हो और रेगुलेटर हो, तो इसमें इतना फर्क होना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ जो दवाई में हो रहा है, क्योंकि रेगुलेशन हमारे काम नहीं करते हैं, तो जो छोटा बना रहा है वो कहता है कि मेरी ये दवाई 30 रुपए की पत्ती बेच दूंगा मैं, और वही दवाई जब बड़ी कंपनी बनाती है, क्वालिटी कंट्रोल लगा के बनाती है, वो कहती है 250 रुपए की दवाई है। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये फर्क आप ये फर्क दोनों उसी के अंदर देख रहे हैं कि भाई स्टंट जो स्टेंट्स होते हैं जो भारत में मैन्युफैक्चर किए हुए हैं, और जो इम्पोर्टेड स्टेंट्स होते हैं, उसकी क्वालिटी कंट्रोल के बारे में ही बात हो रही है। बात वहीं आके रुकती है कि भाई लॉ में लिखा क्या है। ड्रग्स का लॉ तो हमारा 1945 का लॉ है, जब हम लोग आजाद भी नहीं थे। डिवाइसेस का लॉ तो अभी आया है, 4-5 साल हुए हैं, इसके पहले डिवाइसेस थे नहीं। उन्होंने क्या किया कि डिवाइसेस को भी लॉ के अंदर ड्रग्स लिख दिया है, क्योंकि जो जो मापदंड ड्रग पे लगते हैं वही मापदंड डिवाइसेस पे लगने लगे हैं। पर ऐसे कैसे हो सकता है? सोचिए, जो कैटरैक्ट की लेंस बना रहा है, जो जो स्टेंट बना रहा है, जो जो आपकी हिप आर्टिफिशियल हिप बना रहा है, ये इंजीनियरिंग होती है, इसके अंदर केमिस्ट्री नहीं होती है। नहीं। पर हम जो लॉ लिखते हैं, जो रूल लिखते हैं, इसमें गवर्नमेंट किसी को मतलब ये सोचती नहीं है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करे। हमारे पास स्किल्स हैं नहीं हैं। दूसरी चीज ये भी है आनंद जी कि आजकल ये ऐसा हो गया है कि हमारे पास स्टैंडर्ड्स नहीं है। आप क्या होता है कि कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो मतलब बगैर स्टेंट के और बगैर कैटरैक्ट के भी इनका काम चल जाता है। पर क्या हो गया कि बिजनेस बन गया है। आप हॉस्पिटल में जाएंगे, आपको कहेंगे कि भाई आपको कैटरैक्ट चाहिए, आपको लेसिक सर्जरी चाहिए। क्यों चाहिए भाई?
आपकी मतलब विजन क्वालिटी की क्या स्टैंडर्ड्स हैं, आपने मेजर किया है, आपका विजन 2020 है कि नहीं, कितनी दूर तक है, आपको नियर साइटेड है, फार साइटेड है, ये सारी चीजें होती है जो आईसीएमआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये स्टैंडर्ड सेट करें कि भाई विजन इतना डिग्रेड हो गया है, इसके बाद कैटरैक्ट की जरूरत पड़ती है आपको। ये तो हमारे डॉक्टर ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट सोचते नहीं है। जैसे आप पेशेंट उनके पास गए और कहते हैं कि भाई आप 50 साल के हो गए, आपको विजन ब्लरी हो गया, आपको कैटरैक्ट की जरूरत है ना? तो ये जी, सारी जी। चीजें मतलब सिस्टेमिक इश्यूज है हमारे पास, जो हमको सोचने की जरूरत है। जब हम लोग कहते हैं विकसित भारत बन जाएंगे हम लोग, आजादी का 75वां साल, ये बेसिक चीजों को हम लोग अटेंशन नहीं पे कर रहे हैं, इस कारण हमको दिक्कत होती है जब हॉस्पिटल जाते हैं। जी। दिनेश जी, मैं एक अंतिम बात, क्योंकि आप एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं फार्मा कंपनी के अगेंस्ट। जैसे मैं जो भारत के रेफरेंस में बोल रहा हूँ कि फार्मा लॉबी बहुत स्ट्रांग होती है, वो बेस्ट ऑफ वकील रख सकते हैं, जी करोड़ों रुपए के केस पे कर सकते हैं, जी लेकिन उनके अगेंस्ट आम आदमी को था ओनली प्रोटेक्टर इज द गवर्नमेंट। जी अब अगर गवर्नमेंट ही उनको प्रोटेक्ट नहीं करेगी, तो आप जैसे एक्टिविस्ट कितने होंगे? एक, दो, तीन, चार, वो 10 भी नहीं होंगे। और आप लोग कितने जगह जा पाएंगे? मैं इस पे भी एक कर रहा हूं कि ये एक, क्या आपको लगता है कि अदर देन फाइटिंग दीज पीपल, यू ऑल्सो हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि थोड़ा अवेयरनेस करें कि और लोग इकट्ठा हो और लोगों को पता लगे और वो भी खड़े हो? मैं इस पे भी एक आपका वो चाहूंगा, एक टिप्पणी। बिल्कुल, आपकी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आनंद जी। मेरा 10 सालों की एडvocacy का मतलब निचोड़ यही है कि अगर आप अकेले खड़े होंगे तो बहुत आसानी से आपको मसल डाउन किया जा सकता है। जब तक और लोग इकट्ठा नहीं होंगे और इस बारे में बात नहीं करेंगे ना, तो ये बहुत मुश्किल है। अब मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस बताता हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट में मेरे 2 रिट पड़े हुए हैं 2018 से, और दोनों रेट मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में है। मेरे खुद उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर, और आज तक उसकी इतनी अपीयरेंस हो चुका है, उसको आगे बढ़ा, तारीख पे तारीख हो चुकी है कि इस हफ्ते मैंने अपने वकील से कहा कि विड्रॉ कर लो उसको। तो सिस्टम्स इस चीज को इतना मतलब निचोड़ देते हैं आदमी को ना, तो आगे आगे ये मुश्किल हो जाता है इस चीज को लड़ने के लिए। तो आप जो कह रहे हैं ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि लोगों में जागरूकता हो, लोगों में अवेयरनेस हो कि भाई इस चीज के बारे में बोलना चाहिए। ये चीज अगर बन जाए हमारे पास, और लोग इस चीज की डिमांड करने लग जाए कि भाई जब आप वो अपना वोट लेने आते हो तो हम आपसे पूछेंगे कि भाई आप पिछले 4 सालों में कितने पब्लिक हेल्थ सेंटर्स बनाए हैं, कितने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स बनाए हैं, कितने डॉक्टर्स को अपॉइंट किया है वहां पे, कितने नर्सेस को अपॉइंट किया है, कहाँ दवाई मिलती है कि नहीं मिलती है वहां पे। कि ऐसे क्यों होता है कि हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि दवाई बाहर से खरीद लाओ? क्यों भाई, टैक्स नहीं देते हो आप? तो ये बेसिक चीजें जब लोग डिमांड नहीं करने लगेंगे ना हमारे एमएलए से और एमपी से, इसको बहुत मुश्किल है चेंज करना। तो ये जो कॉन्वर्जेशन आप कर रहे हैं ये इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को समझ आना चाहिए कि भाई आप जब तक आप नहीं पूछोगे, जब तक आप मंदिर मस्जिद करते रहोगे तो ये कभी नहीं होगा। मुझे कहीं ना कहीं एक ये भी लगता है दिनेश जी कि शायद हमारे डॉक्टर साहब लोगों को भी एक चीज समझनी होगी कि वो डॉक्टर्स हैं और उनको भगवान माना जाता है। मतलब आदमी बिल्कुल। अपना जब जाके उनको कहता है कि भाई आप जो ठीक समझिए वो करिए, जी। लेकिन ज्यादातर जो बड़े डॉक्टर देश के हैं, अब वो सब डायरेक्ट, वो सब वो बिजनेसमैन हो गए हैं। हर एक आदमी बिल्कुल। इज रनिंग अ बिजनेस एंड उनका ज्यादा टाइम उसमें जाता है कि कैसे, जी हाउ द बिजनेस इज जी बीइंग रन। जी थैंक यू सो मच दिनेश जी। और मुझे ऐसा लगता है जो आप काम कर रहे हैं, वो क्वालिटी ऑफ हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी ही जरूरी है। मैं हो सकता है 70 साल जी तक, 80 साल तक जीऊं, लेकिन लास्ट के 20 साल अगर मेरी क्वालिटी खराब है तो बहुत उसका मतलब नहीं है। बहुत तो इट इज, दिक्कत होती जी जी जी, तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी मस्ट हैव अ क्वालिटी लाइफ। और बहुत बहुत धन्यवाद। हमें लगता है कि इस सीरीज पे हम लोग एक कुछ लगातार बात करते रहना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसपे लोगों का बहुत इंटरेस्ट हो, है। लेकिन जी ये उनके उनके लिए है, उनके हेल्थ से रिलेटेड है जी और उनके भले के लिए, इसलिए जी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच जी बिल्कुल। दिनेश फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद।